टाइम हमने अपने डिस्कशन को डोमेस्टिक वायलेंस पर ही खत्म किया था और साथ में अपने दर्शकों से ये भी कहा था कि हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे जिस पे बातचीत करेंगे वो होगा वुमेन राइट्स से रिलेटेड। तो उसी बात को लेकर हम अपनी चर्चा को दोबारा से शुरू करते हैं और चाहते हैं कि आप जो हमारे मन में डाउट्स हैं या किसी वुमेन के मन में भी डाउट्स होते हैं राइट्स से रिलेटेड उनको सॉल्व करें। जी बिल्कुल। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि लास्ट टाइम आपने राइट टू रिजाइड की बात की थी, तो ऐसे में यदि किसी महिला के साथ वायलेंस हो रहा है तो राइट टू रिजाइड कहाँ तक मदद करता है? जी जैसे कि मैंने बताया था कि राइट टू रिसाइड सेक्शन 17 में दिया हुआ है, जिसमें कि महिला को पूरा राइट रहेगा उस घर में रहने का, उस शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का, और अब्यूजर जो है वो कभी भी उस महिला को एविक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर बाई चांस वो अब्यूजर दोबारा से कोशिश करता है उसे घर से निकालने की या दोबारा से उस महिला के साथ वायलेंस करने की, तो महिला के पास पूरा राइट है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पाने का थ्रू कोर्ट अंडर सेक्शन 18। उसमें कोर्ट जो है महिला की पूरी मदद करेगी और इस ऑर्डर से वो जो अक्यूज है वो कभी भी महिला को वापस परेशान नहीं कर सकता है, कभी वायलेंस उसके साथ नहीं कर सकता है, घर से बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर सकता है वो या उसके रिलेटिव्स, या दूसरी चीज ये कि वो महिला को कभी भी उसके वर्क प्लेस पे जाके परेशान नहीं कर सकता है, या कभी इन लोगों ने कोई एक कॉमन एसेट था जिसको ये दोनों लोग म्यूचुअली यूज करा करते थे, फॉर एग्जाम्पल फैमिली कार है, वो उस महिला से राइट नहीं छीन सकता है कि उस महिला को कभी भी उसको जरूरत हो तो वो उस कार को नहीं यूज कर सकती, या घर के किसी और हिस्से को, मान लीजिए कोई ऐसा रूम है, कोई स्टोर रूम है जहाँ पे बहुत जरूरी सामान रखे हुए हैं, जहाँ पे वुमेन के कपड़े हैं या बहुत सी चीजें हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करने से वो नहीं रोका जा सकता है। बेसिकली ये सेक्शन 18 जो राइट बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है ताकि एक महिला को अकोमोडेशन मिल सके और वो पीसफुली उस अकोमोडेशन को यूज कर सके, वहां पे पीसफुली अकोमोडेट कर सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है उस शेयर्ड हाउस होल्ड में। और दूसरी चीज ये भी मैं बताना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छी जजमेंट आई थी जुवेरिया अब्दुल माजिद पटनी की साल 2014 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के बारे में बताया था, जो कि हम सेक्शन 125 सीआरपीसी में लेते हैं। बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 125 सीआरपीसी और सेक्शन 20 जो हम डीवी एक्ट में लेते हैं ये दोनों पैरेलली ले सकते हैं, और एक महिला के पास पूरा राइट है मॉनिटरी रिलीफ लेने का, जो कि सेक्शन 20 ऑफ पीडब्ल्यूडीवीए में है, और मेंटेनेंस जो है सेक्शन 125 सीआरपीसी में, ये दोनों पैरेलली ले सकते हैं। और हाल ही में एक जजमेंट आया है 11 जून 2020 को, जिसमें राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्ण मल्होत्रा का, उसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस के लिए है वो पैरेलली नहीं लिया जा सकता है। अगर किसी महिला को मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी के रूप में मिल रही है सेक्शन 25 में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो इसमें मैं ये एक डिफरेंशिएट करना चाहूंगी कि ये जो राकेश मल्होत्रा का जो जजमेंट अभी जो हाल ही में आया है उसमें बताया गया है कि जैसे कि आप पैरेलली नहीं ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले अपने फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था कि एक राइट को वेव ऑफ करना पड़ता है जी, क्योंकि जस्टिस दोनों तरफ को मिलना चाहिए, एक रिस्पोंडेंट को भी और प्लेंटिफ को भी। लेकिन यहाँ पे जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है, क्योंकि डीवी एक्ट जो है यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं क्रिमिनल भी होती हैं, और ये जो मॉनिटरी रिलीफ वगैरह होती है ये सब सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो इसमें एक महिला को जस्टिस देने की कोशिश करी गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे पैरेलली साइमल्टेनियसली ले सकती है मॉनिटरी रिलीफ और मेंटेनेंस। इसके साथ ही मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि जब आपने एसेट्स की बात करी कि महिला उसको भी यूज कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कार को लिया कि यदि कोई कार है उसका दोनों लोग यूज कर सकते हैं, उसको मना नहीं किया जा सकता जिसके ऊपर वायलेंस हो रही है, तो ऐसे में उस एसेट में क्या पैसा भी आएगा? मान लीजिए कि किसी फैमिली ने दो कपल थे, उनके बीच में जब रिलेशनशिप अच्छे थे, मधुर थे, तो उस वक्त उनका कोई म्यूचुअल फंड था और कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि वायलेंस
हुआ महिला के साथ, तो ऐसे में उस म्यूचुअल फंड का क्या होगा? क्या महिला उसके लिए भी उसको राइट है कि जी, उसके लिए जी बिल्कुल। जैसे कि सेक्शन 18 में राइट टू रिसाइड है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए हुए हैं, सेक्शन 20 में मॉनिटरी रिलीफ है, सेक्शन 22 में कॉम्पनसेटरी राइट दिया हुआ है। ऐसे ही अगर महिला जो है कोर्ट में ये एप्लीकेशन मूव करती है कि उन्हें मॉनिटरी रिलीफ दिया जाए या उनके एसेट्स को यूज करने के लिए मना किया जा रहा है, तो कोर्ट उन्हें पूरा हेल्प करेगी और पूरे उनके फेवर में ये जाएगा। ये उनका राइट बनता है अपनी सेविंग्स को वापस यूज करने का। और ये को अगर मान लीजिए उन्होंने सेविंग्स जो है हस्बैंड वाइफ ने करी थी, 50-50 में करी हुई थी कि हस्बैंड ने 50% पैसा लगाया, वाइफ ने भी 50% लगाया, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि आप दोनों डिवाइड कर लें। जब मेच्योरिटी पीरियड आ जाए तब वो सेविंग का वो उसका 50 डिवीजन इक्वली डिवाइड हो सकता है। या महिला ने कभी ज्यादा डाला हो, मान लीजिए उन्होंने 60,000 डाला हो और हस्बैंड ने 40,000 डाला हो, तो वो उस तरह से डिवाइड होगा। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ, कोर्ट को ऐसा लगा कि इन्हें मॉनिटरी रिलीफ की जरूरत है, तो ये भी हो सकता है कि कोर्ट उन्हें पूरा जो है सेविंग्स सारा महिला को दे दिया जाए, क्योंकि हो सकता है अक्यूज इस काबिल हो ही ना कि वो एक्स्ट्रा पैसे कहीं और से लाके अपनी तरफ से दे, तो कोर्ट उनकी वो सेविंग्स को महिला के लिए अटैच कर सकती है। ये क्योंकि कई महिलाओं के जहन में ये सवाल रहता है, प्रश्न रहता है, क्योंकि रिलेशनशिप कभी कब मधुर है कब नहीं है, या स्थिति किसी के साथ ही पैदा हो सकती है। बिल्कुल, मॉडर्न लाइफ में हर महिला जो है कमाना चाहती है और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो जरूर सेविंग्स में लगाना चाहती है। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअली एक किसी फंड को लेते हैं, तो उन दोनों उस फंड पे दोनों का इक्वली अधिकार है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को पता चला होगा कि अपने राइट्स के बारे में और भी कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल। एक और क्वेश्चन भी मेरे जहन में है कि यदि कोई लड़की अपने घर में छोटी है या बड़ी है, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी में से क्या कोई राइट मिल सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि एक लड़की जो है उसका पूरा राइट होता है अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 6 के तहत एक कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का। जैसे कि उसके भाई का राइट है, वैसे ही उस लड़की का भी इक्वल राइट रहेगा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। और चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो अपनी फैमिली का कर्ता भी बन सकती है, वो सारी लाइबिलिटीज उठा सकती है अपनी फैमिली की। और एक वुमेन जो है शादी के बाद उसका एक्सक्लूसिव राइट रहता है अपने स्त्री धन पे। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है, ये इसने बहुत ही लड़कियों को जिनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे किसी जमाने में, अब जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स हर एक लड़की को है, चाहे वो शादीशुदा हो या विडो हो या अनमैरिड हो, सबके पास इक्वली राइट्स हैं। ओके, तो यदि लड़की की शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी पे राइट उतना ही बना रहेगा? जी बिल्कुल बना रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मैरिड है या अनमैरिड जी है? बिल्कुल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कर्ता की बात करी, वो चाहे मैरिड हो लड़की या अनमैरिड हो, वो कर्ता बन सकती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, और सारी लाइबिलिटीज उठा सकती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सकती है, अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर सकती है, लोगों को सही राह पे ला सकती है। ये सब राइट्स एक स्त्री के पास रहेंगे, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। जब हम वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि आजकल वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स डेली बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या लीगल प्रोविजंस हैं? जी, वुमेन से रिलेटेड क्राइम्स आजकल बढ़ गए हैं, तो इसीलिए साल 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी को बनाया गया था, जिसमें कि अमेंडमेंट करी गई थी आईपीसी में, क्योंकि सेक्सुअल क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ सेक्शंस बताना चाहूंगी। जैसे सेक्शन 166A जो है वो अमेंडमेंट के बाद आया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में फेल हो रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अगर कोई भी महिला उनके पास रिपोर्ट के लिए आती है या मेडिकल करवाने के लिए आती है और वो अपनी ड्यूटीज को ठीक से डिस्चार्ज करने में फेल हो रहे हैं,
दूसरी चीज ये कि 326A और 326B में एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए पूरी सहायता करने का प्रावधान दिया गया है और साथ ही साथ उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी उनके पास एक प्रोविजन है जो कि वो क्लेम कर सकती है अक्यूज्ड से। तीसरी चीज ये भी बताना चाहूंगी कि सेक्शन 354 जो है, जो कि हरासमेंट से रिलेटेड आ गया, 354A जो है हरासमेंट जो कि वर्क प्लेस पे होता है आजकल, ये उसको कम करने के लिए बनाया गया था। फिर 354B में जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को डिसरोब करने की कोशिश करता है तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी एक ये प्रोविजन बनाया गया था। फिर 354C में जब हम जाते हैं तो वॉयूरिज्म के बारे में बात करते हैं। आजकल वॉयूरिज्म बहुत बढ़ गया है क्योंकि साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। वॉयूरिज्म बेसिकली एक साइबर क्राइम है जिसमें कि किसी भी महिला का उसकी विदाउट हर कंसेंट उसकी इंटीमेट फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, उसको इंटरनेट पे वायरल किया जाता है या उसकी वीडियोस ली जाती है, या अगर वो किसी पर्सन के साथ इंटीमेट हो रही है उसकी वो इंटीमेसी वाली फोटोग्राफ्स लेकर वायरल करी जाती है विदाउट डाल देते हैं जी, विदाउट हर कंसेंट। तो ये वाला जो क्रिमिनल एक्ट है इसका प्रोविजन हमारा 354C में है। फिर फोर्थ आता है 354D जो कि स्टॉकिंग के बारे में, वो भी एक तरह से साइबर क्राइम भी है और एक फिजिकल क्राइम भी है कि कोई व्यक्ति किसी औरत का फिजिकली पीछा कर रहा है, अगर वो सड़क पे चल रही है तो हर वक्त से लग रहा है कि उसका पीछा हो रहा है, डेली उसके साथ लग रहा है कि उसका पीछा किया जा रहा है या उसके कोई संगी साथी हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि साइबर पे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो उस लेडी को निरंतर उसकी एक्टिविटीज को चेक कर रहा है, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ऐसी बहुत सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसपे वो निरंतर उसे चेक करा जा रहा है विदाउट कंसेंट या उस महिला के बार बार मना करने पर भी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये एक प्रोविजन बनाया गया था सेक्शन 354D में। फिर जब हम सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं 375, जो कि हम रेप से रिलेटेड में बात करने जा रही हूँ, जो कि 375 से 377 तक बताई गई है। आज अब जो है 375 में रेप का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट कर दिया गया है, जो कि पहले जो है थोड़ा नैरो पर्सपेक्टिव था, अब लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया है। अब सेक्शन 377 में जब जाते हैं हम अननेचुरल सेक्स के बारे में कहते हैं। हालांकि अननेचुरल सेक्स भी अब जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट विद द कंसेंट ऑफ 2 पर्सन्स। लेकिन अगर किसी महिला के कंसेंट के बिना ये अननेचुरल सेक्स किया जा रहा है या बिस्टियलिटी की जा रही है, सोडोमी की जा रही है, तो वो महिला उस सेक्शन का सहारा लेकर उनकी कंप्लेंट डाल सकती है। तो ये आईपीसी में वैसे तो कहने को एक महिला के राइट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि मिसकैरेज के ऊपर भी राइट्स बने हुए हैं और भी राइट्स हैं, लेकिन ये मेजर राइट्स थे जो कि जस्टिस वर्मा कमेटी के बनने के बाद आए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे और बहुत ब्रॉड थिंकिंग के साथ बनाए गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन को कहाँ तक लीगल प्रोविजन दिए गए हैं? जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था और उन्होंने हर सेक्शन के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करी गई थी। तो मैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करना चाहूंगी, जो कि स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें कि चाहे महिला हो या पुरुष हो उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। फिर हमारा आर्टिकल 15(1) आता है जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। यदि किसी महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन, तो ये भी हमारे स्टेट प्रोहिबिट करता है। फिर अगला आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जिसमें कि स्टेट कोई भी एक एफर्मेटिव एक्शन ले सकता है इन फेवर ऑफ वुमेन, चाहे वो कोई भी पॉलिसी बनाने में हो, प्रोग्राम्स बनाने में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की बात हम करते हैं तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, तो ये एक राइट दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 21 में जब हम जाते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आता है, जिसमें कि
हर पुरुष और हर महिला को इक्वली राइट मिले हुए हैं, राइट टू लाइवलीहुड। और चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि एक डिसेंट लिविंग जो होती है उसमें इंक्लूड होता है फूड, वाटर एंड डिसेंट इन्वायरमेंट, और किसी भी महिला को उस चीज से हम अलग नहीं कर सकते, वंचित नहीं किया जा सकता। जी, वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर अब हम चलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि ये नॉन जस्टिसिएबल है और इनको किसी के ऊपर भी इम्पोज नहीं किया जा सकता है। स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करी गई है। अगर किसी भी महिला का और पुरुष का इक्वल वर्क चल रहा है तो उनको इक्वली पे भी मिलेगा। फिर आर्टिकल 42 में जब हम आते हैं तो मैटरनिटी रिलीफ के बारे में दिया हुआ है। फिर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 1993 में अमेंडमेंट आई थी, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिसमें कि महिला को 33.33% का रिजर्वेशन राइट्स मिला था इन इलेक्शंस, और महिला को इस इलेक्शन से अब रिजर्वेशन में सीट्स मिली हुई थी, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस हो, ब्लॉक के इलेक्शंस हो या पंचायत इलेक्शंस हो। तो ऐसी बहुत सी जगह है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स डिफाइन किए हुए हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। ये वुमेन सेंट्रिक भी है, मेल सेंट्रिक भी है, सब तरह से ये हर वर्ग के लोगों को इसमें राइट्स देने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस सच ए वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। आई होप हमारे व्यूअर्स को हमारा ये शो बेहद पसंद आया होगा। आज हमने चर्चा की थी वुमेन राइट्स के बारे में, उनसे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस के बारे में। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने आप को विराम देते हैं। नेक्स्ट चर्चा में आपके साथ फिर से शामिल होंगे, नई बातचीत करेंगे, नई मुद्दों को उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर शो। तब तक के लिए